तो विस्कोसिटी देखते हैं कि विस्कोसिटी, अच्छा विस्कोसिटी शब्द सुनते ही आपके मन में क्या आता है, मतलब क्या मतलब है इस शब्द का, शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ मतलब हिंदी में उसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, डेफिनेशन नहीं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गाढ़ापन। क्या है? गाढ़ापन। जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा, और जो लिक्विड जितना ही कम गाढ़ा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही कम। आप रिलेट कर पाएंगे, जैसे आप वाटर लीजिए तो वाटर ज्यादा गाढ़ा है कि शहद ज्यादा गाढ़ा है? शहद है। तो आपको एकदम बोलते ही समझ में आ गया कि अब मैंने बोलूं कि विस्कोसिटी ऑफ मतलब हनी जो है वो क्या है, ज्यादा है, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या है, कम है। फिर हमने एग्जांपल लिया मिल्क का, मिल्क की विस्कोसिटी क्या होगी, वाटर से थोड़ी ज्यादा होगी, वाटर से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन शहद से भी ज्यादा होगी, शहद से थोड़ी कम होगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तारकोल की बात करते हैं, कोलतार जिसे बोलते हैं हम लोग, जिसे सड़क बनती है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी कि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा होगी? कोलतार की विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और एग्जांपल लीजिए, समझने की कोशिश करिए, एकदम बेसिक्स में समझा रहा हूं। अगर समझ लीजिए कि विस्कोसिटी को हमको एकदम बेसिक समझना है, तो हमने ग्लास में वाटर ले लिया और ग्लास में हनी ले लिया और उसको मैंने गिरा दिया, दोनों क्या कर दिया, डम कर दिया। तो देखिए वाटर क्या है, दूर तक फैल जाएगा, वाटर जो होगा वो काफी दूर तक चला जाएगा, बट जो हनी होगा क्या वो बहुत दूर तक जाएगा? थोड़ी दूर तो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। अच्छा कोलतार को मैंने फैला दिया तो वो और कम जाएगा, तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, विस्कोसिटी कोलतार की ज्यादा। बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया। अच्छा वो क्यों रुक रहा है, आखिर रुक क्यों रहा है ना, तो वो जो जिस बाई वर्च्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाई वर्च्यू ऑफ विच द फ्लो ऑफ लिक्विड विल गेट रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो उसका जो फ्लो है वो क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। ये सिनोनिम्स है एक तरीके से फ्रिक्शन। जब हम सॉलिड बॉडी पढ़ते हैं तो जो काम फ्रिक्शन करता है वही काम लिक्विड बॉडीज में कौन करता है, विस्कोसिटी। तो एक तरीके का फ्रिक्शन फोर्स ही है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइज इन द लिक्विड में जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है उनको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग पहले सॉलिड से चर्चा स्टार्ट करते हैं, पहले समझ तो आपको मैंने फ्रिक्शन बहुत डिटेल में पढ़ाया, फिर भी समझिए। मान लीजिए कि ये आपकी कोई है सरफेस है और सरफेस पे एक सॉलिड बॉडी रखी हुई है, ठीक, और इसके ऊपर एक और बॉडी रखी हुई है। मान लीजिए ये ए है और ये बी, और बी आपका क्या है, रेस्ट पे है, बी रेस्ट पे है, और ए की वेलोसिटी क्या है, ए की वेलोसिटी है बी, ई की वेलोसिटी है बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, तो ये होगा v माइनस 0 बराबर क्या, v। इसका मतलब जो a ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में कैसी है, आगे है। वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या है, आगे। तो इस पे फोर्स किधर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इधर F। ये क्या लगेगा, ये आपका लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है जो आपकी बॉडी है VA और ये B पे क्या कर रही है, स्लाइड करने की कोशिश कर रही है। जब सॉलिड बॉडी स्लाइड करने की एक दूसरे पे कोशिश कर रहे हैं तो उस मोशन को कौन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। कौन अपोज कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। उसी तरीके से लिक्विड में होगा। लिक्विड में मान लीजिए एक रिवर बैंक है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर वगैरह फ्लो हो रही है, रिवर वगैरह फ्लो हो रही है। तो इसको अभी हम समझाएंगे तुमको कि आप देखिएगा जो रिवर की सतह है, रिवर की जो सतह है ये क्या है, रिवर का मान लीजिए ये एकदम बैंक है, मतलब ये क्या है, एकदम बेस है, सबसे नीचे की सतह। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होगी 0। भाई वहां पे कोई वाटर का फ्लो नहीं हो रहा होगा। आप एज्यूम कर सकते हैं जैसे ग्लास में वाटर भर लीजिए, ग्लास में वाटर भरिए और ग्लास को थोड़ा सा शेक करिए, बहुत ज्यादा शेक मत करिए, थोड़ा सा शेक करिए, तो आप देखिएगा हर जगह का वाटर क्या है, हिल रहा है। लेकिन एकदम जो उसका बॉटम लेयर है क्या वो हिलेगी, वो हिले नहीं हिलेगी। अगर ये फ्लो हो रहा है एकदम जस्ट अबव, इसके हल्का सा ऊपर एक वाटर की क्या होगी, एक वाटर की लेयर होगी जो अगर पूरी रिवर फ्लो कर रही है बट वाटर की लेयर जो होगी ना वो फ्लो नहीं होगी, वो क्या होगी, वो एकदम मेंटेन होगी। एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ग्लास में हमने वाटर डाला, हल्का सा उसको शेक किया
तो क्या पूरा मॉलिक्यूल तो खुलेगा, लेकिन जो वाटर एकदम एकदम उसका जो लेयर है बॉटम एंड है उस पे जो है उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या रहेगा, वो स्टेशनरी रहेगा। उसी तरीके से रिवर फ्लो में भी क्या रहता है, ये हमारा स्टेशनरी। और जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है। हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसी वेलोसिटी, अब देखो अगर हम इसको डिस्टेंस मान लें, इसको हम डिस्टेंस मान लें, कौन सी डिस्टेंस मान लें, हम मान लीजिए बॉटम से ऊपर आ रहे हैं रिवर में और वो डिस्टेंस मान रहे हैं, मान लीजिए x डिस्टेंस मान रहे हैं, और वेलोसिटी कैसी हो जा रही है, वेलोसिटी धीरे ऊपर, नीचे से अगर ऊपर आएंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे हम लोग ने टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था ना, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ा था dt बाई dx, उसी तरीके से ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। जहां पे ग्रेडियंट का मतलब आया, उसका मतलब है कि चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, अरे चेंज इन डिस्टेंस। वहां पे डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज हो रहा था, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही। तो एक तो फिर समझ लो पूरा ओवरऑल हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, समझा देते हैं। तो एक तो होगा ना कि एक इसकी वेलोसिटी होगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये लेयर बाय लेयर क्या, अब ये लेयर जो है और ये लेयर है, ये लेयर आगे जा रही है और ये लेयर थोड़ी सी इसकी वेलोसिटी कम है। इसकी वेलोसिटी अगर मैं मानूं इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी क्या होगी, v प्लस dv। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस dv। तो कुछ ना, इसकी वेलोसिटी आखिर कम क्यों है, आखिर इसकी वेलोसिटी कम क्यों है, तो लेयर आपस में जब जा रही हैं तो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अब समझो जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दूसरे पे स्लाइड कर रही थी, वैसे ये लेयर भी क्या करती हैं, एक दूसरे पे स्लाइड कर रही है, एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं। तो ये क्या करती है, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है, फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती हैं। उसी जो बाय वर्चू जिस फोर्स के कारण लेयर का जो रिलेटिव मोशन होता है ना, वो अफेक्ट होता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और लिक्विड की उस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के कारण ये एक दूसरे के लेयर में मोशन या रिलेटिव मोशन, इसका मोशन इसके रिस्पेक्ट में, इसका मोशन इसके रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं, उस वर्चू को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। बात समझ में आई। जैसे यहां पर सॉलिड बॉडी थी, वैसे यहां पे क्या है, लिक्विड्स की अलग अलग लेयर्स हैं। हम एज्यूम हाइपोथेटिकल लेयर्स हैं, कोई एक्चुअल में लेयर्स हो ना होंगी, लेकिन हमने माना कि हाइपोथेटिकल अगर इसको मैं मानूं लेयर्स में डिवाइड कर दूं, तो जो अपर लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा ही ज्यादा होगी, जो डाउन लेयर होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, और जो सबसे नीचे होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही होगी, जो रिवर बैंक में। तो थोड़ा सा फील समझ में आया, विस्कोसिटी मतलब समझ में आया, विस्कोसिटी शब्द का मतलब समझ में आया। हिंदी में भी लिख लो, इसका मतलब हिंदी से हम लोग ज्यादा थोड़ा समझते हैं ना। तो ये क्या है, गाढ़ापन है। ये क्या है, अब देख लो स्पेलिंग वगैरह सही लिखी कि नहीं। गाढ़ापन, चंद्रबिंदी लगाएंगे क्या यहाँ पे, नहीं लगाएंगे, चलो ठीक है लिख लो, ठीक है। तो ये गाढ़ापन हो गया हमारा। यहां से लिखिए, अब लिखिए आप, वी कैन रिलेट, यहां इसको बनाओ पहले सॉलिड वाले को, यहां पे लिखो वी कैन रिलेट विस्कोसिटी विद द फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ बोलो। हम्म जो नीचे की डिपेंड करेगा उस पर, लेकिन जो सबसे नीचे की लेयर होगी उस पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन। हाँ 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 हाँ। देखो बेटा, ये सारी चीजें एकदम हाइपोथेटिकल हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि ये एक तरीके का एजम्पशन है, एक्चुअल में तो हो ही रहा होगा फ्लो, थोड़ा बहुत फ्लो तो हो ही रहा होगा, बट हाइपोथेसिस है, इट्स अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि मतलब ये कांस्टेंट होगी। अब एक्चुअल में होगा, यहाँ पे क्या होंगे, अच्छा ये प्लेन होगा क्या, प्लेन होगा, प्लेन रिवर में प्लेन होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, कहीं ईटा पड़ा होगा, कहीं लकड़ी पड़ी होगी, कहीं ऊपर नीचे होगा, तो लेमिना वो स्ट्रेट लाइन फ्लो ही नहीं हो रहा होगा। अरे इसको स्टडी करने के लिए तो फिर सिविल इंजीनियरिंग लगाओ ना, तो वो एक्चुअल स्टडी हम नहीं कर सकते, हम एजम्पशन ही कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने माना कि ऐसा होगा। देयर आर मैनी
मतलब एजम्पशंस, हाइपोथेसिस है। एक्चुअल क्या है वो तो इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, वो तो हर जगह का अलग होगा, हर नदी का अलग होगा। नदी की भी क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी भी मैटर करेगी, और डेंसिटी भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर भी मेजर कर लो ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उतना नहीं पढ़ सकते भाई, वो तो अलग स्टडी है। वो तो जब डैम डिजाइनिंग कर रहे होंगे, जहां पे आपके पावर प्लांट बनते होंगे, वहां पे इन सब चीजों की हो सकता है डिजाइनिंग कभी होती हो, कि जो रिवर से पानी आ रहा है उसका फ्लो कितना आ रहा होगा, तो हमारे फ्लो कितना मिलेगा, तो टरबाइन हमारा कितना घूमेगा, वहां पे इंजीनियर्स लोग उसको कैलकुलेट करते होंगे। तुम लोग के कोई मतलब का नहीं है, कहानी है, हाइपोथेसिस है, सुन लो। इसमें एक तो स्टोक लॉ पढ़ लेंगे हम लोग, और क्या पढ़ लेंगे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ लेंगे, रेनॉल्ड नंबर पढ़ लेंगे, उसी के ऊपर सवाल आएगा। ठीक है, बस ये कहानी है, कहानी समझ लो कि होती क्या है। ठीक है, क्योंकि कहानी समझे रहोगे थोड़ा समझ में, आपको समझना आसान हो जाएगा। चलिए लिखिए, वी कैन रिलेट विस्कोसिटी विथ फ्रिक्शनल फोर्स। वी कैन रिलेट विस्कोसिटी विथ फ्रिक्शनल फोर्स। अरे पढ़ने को तो पूरी दुनिया बची है, हमारी आपकी नॉलेज बहुत बहुत कम है। आप यूनिवर्स में देखिए तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब मिल्की वे में हम लोग क्या अर्थ हैं, अर्थ में क्या है, हम लोग इंडिया में हैं। इंडिया वैसे ही थर्ड कंट्री है ना, और थर्ड कंट्री में भी हम लोग सबसे पीछे हैं। बहराइच में बैठे हो तुम ना, तो जान ही रहे हो देश में किस जगह पे हो। यहाँ की पूरी जो लिटरेसी रेट है कितना है, 46 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। एवरेज लिटरेसी से आप कितने पीछे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में और पूरी दुनिया और पूरे संसार में आप एग्जिस्टेंस देखेंगे, आपकी नॉलेज कुछ नहीं है। तो बस इतना ही पढ़ना है जितना हमको पढ़ना है, जितना हमारा काम चले, फालतू की चीजें नहीं। चलो लिखो, वी कैन रिलेट विस्कोसिटी विद द फ्रिक्शनल फोर्स फॉर अ सॉलिड बॉडी। इसमें लिखिए फॉर अ सॉलिड बॉडी। हमको ये समझ में आया, जो काम सॉलिड बॉडी में फ्रिक्शन फोर्स करता था, वही काम लिक्विड बॉडी में कौन करेगा, विस्कस फोर्स करेगा। और जो प्रॉपर्टी होगी उसको विस्कोसिटी बोलेंगे। फोर्स कौन सा होगा, विस्कस फोर्स। और जो वो प्रॉपर्टी होगी वो क्या हो, जैसे फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी एंड फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स, तो वो जो फोर्स होगा उसे विस्कस फोर्स बोलेंगे। और जिस प्रॉपर्टी की वर्चू से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपोज करेगा, उसको क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, वाटर की विस्कोसिटी कम, शहद की उससे ज्यादा, कोल तार की उससे और ज्यादा। ठीक है, चलिए तो फॉर ए सॉलिड बॉडी लिखिए इसमें, when solid body slide over another body, when solid body slide over another body, the frictional force act and oppose the relative motion of the body, फिर लिखो फॉर ए लिक्विड बॉडी, ऐसे बनाइए, फॉर अ लिक्विड बॉडी मान लीजिए दो लेयर हैं, ये 3D में बनाई गई है लेयर। एक लेयर ये है, तो ये लेयर है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी क्या है, v, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर v प्लस dv। और देखो और भी बना लें, मान लीजिए कि ये रिवर का क्या है, बैंक मतलब बॉटम एंड है, ये क्या है, बॉटम एंड। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी हमारी, 0 होगी। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी, और ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। चलिए देखिए हमने 3 लेयर बना ली ना। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहते हैं। देखो VAB, इसकी वेलोसिटी मैं मान रहा हूं क्या है, इसकी वेलोसिटी V। अगर इसकी वेलोसिटी V है तो इसकी क्या होगी, V प्लस dV। कौन बोल रहा है भाई, क्या हो गया, किसकी आवाज आ रही मुनमुनाने की है? देखो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस dv। अब थोड़ा ध्यान देंगे, VAB बराबर क्या, VA माइनस VB। तो VA क्या है v, और ये क्या v माइनस v प्लस dv। क्या आंसर आ गया, माइनस dv। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। थोड़ा इसका मतलब समझते हैं।
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ये माइनस डीवी आया है, ये क्या आया है, माइनस डीवी, यानी कि ए जो है वो बी के रिस्पेक्ट में आगे जा रही है कि पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। ये क्या है, ये क्या है लेयर, भाई ये आपको पता है भाई दिस प्रॉपर्टी कि इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसकी वेलोसिटी v से कुछ ज्यादा होगी तो v प्लस डीवी, दिस अ प्रॉपर्टी। फिर हमने क्या निकाला, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, किसकी, वेलोसिटी ऑफ लेयर a विथ रिस्पेक्ट टू लेयर b। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो क्या आया हमारा, निगेटिव आया। इसका मतलब b के रिस्पेक्ट में जो a लेयर है वो क्या हो रही है, वो पीछे जा रही है। ये क्या, ये लेयर क्या है, ये लेयर आपकी पीछे जा रही है। तो जब ये लेयर पीछे जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, आप उसमें करिए, मोशन को अपोज कर, कौन से मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, किसको, रिलेटिव मोशन। तो ये जब मोशन पीछे जा रहा है, जब मोशन पीछे जा रहा है तो इस पे जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा किस दिशा में लग रहा होगा, ये आगे की दिशा में लग रहा होगा। ये किस दिशा में लग रहा होगा, ये आगे की दिशा में लग रहा होगा। अब और चलो निकाल लेते हैं, VBA क्या, VB माइनस VA, VB क्या है, V प्लस DV माइनस V बराबर क्या हो जाएगा, DV। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या है, ये पॉजिटिव आया। तो B लेयर कहाँ है, B लेयर आपकी आगे जा, B लेयर आगे जा रही है तो इस पे विस्कस फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, वो आपका FV से विस्कस फोर्स में लिख रहा हूं, तो ये क्या है, ये आपका पीछे लगेगा, ये क्या है, विस्कस फोर्स। तो देखिए हमेशा ही विस्कस फोर्स क्या कर रहा है, विस्कस फोर्स अभी मैंने बोला था इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर, रिलेटिव मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो यही काम तो फ्रिक्शन फोर्स भी करता था, जो रिलेटिव मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा था उसको क्या करता था, अपोज करता था। अब इस लेयर की वेलोसिटी किधर है, इधर, तो ये क्या कर दिया, विस्कस फोर्स किधर लग गया, इधर लग गया। अच्छा ये किधर है, इसके विस्कस फोर्स किधर है, इस साइड में। अब मतलब जा किधर रही है, ये आगे जा रही है। अगर आज इसके रिस्पेक्ट में आगे जा रही है ना, तो इस पे कितना लग गया, इस पे लग गया पीछे। तो इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को विस्कस फोर्स कम करने की कोशिश करेगा, इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज। भाई अब तभी तो वो आगे बढ़ रही है, देखो समझो, तभी तो आगे लेके जा रही है। भाई ऊपर बताओ, ऊपर बह रहा तो बहते रहे, ऊपर की लेयर बह रही बहती रहे, नीचे की लेयर शांत रहे, उसको भी तो लेके जा रही है। कैसे लेके जा रही है, विस्कस फोर्स की वजह से। पढ़ाया था ना आपको वो 2 लेयर फ्रिक्शन फोर्स, 2 ब्लॉक फ्रिक्शन फोर्स। जब फ्रिक्शन फोर्स वो करते थे, बोलते नहीं ना, अरे पढ़ाया था ना, जैसे इस पे है, अब इस पे फोर्स लगाया, इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख दो, फिर ऊपर लगाओ तो नीचे वाले को भी वो क्या कर रहा था, लेके जा रहा था। याद आ रहा है, कुछ हल्का फुल्का कराया था। तो वो क्यों है, वो साथ में लेयर को क्या कर रहा है, आगे लेके जा। तो यहाँ पे इस लेयर को क्या है, यहाँ पे विस्कस फोर्स किधर लगा, आगे लगा, तो इस लेयर को ये आगे लेके जा रहा, और इसकी लेयर की वेलोसिटी कम करना चाह रहा है। बहुत डिटेलिंग में नहीं समझना है इसमें, इट्स नॉट मैकेनिक्स, इट्स ए मतलब हाइपोथेसिस है एक तरीके की। तो चीजें क्या है समझ लेनी है कि विस्कस फोर्स क्या करेगा, विस्कस फोर्स लेयर के बीच में रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। क्या करेगा, खत्म हो गई बात, बस थ्योरी आएगी आपकी बहुत डिटेल, और इसमें वो फॉर्मूले नहीं आएंगे कि न्यूटन लॉ लगा दो, इसमें ऐसा सवाल नहीं आने वाला है। ठीक है, फॉर्मूले भी क्या है, फॉर्मूले हम डेराइव नहीं करेंगे इसमें, वो सारे हाइपोथेसिस पे बेस्ड हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे जैसे F बराबर 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है, तो वो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन नहीं कर सकते। हमारा जो लेवल है उस पर हम डेरिवेशन नहीं कर सकते, उसके लिए पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स हमको पढ़ी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने बोला कि जो विस्कोसिटी है वो जो वाटर की या लिक्विड की लेयर्स है उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्या ये बात मेरी समझ में आई? ठीक है, तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। लिखो लिखो, फॉर ए लिक्विड बॉडी लिखा। अच्छा हाँ, ये देखो, अब ये देखो, ये समझो, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v प्लस डी वी। ये लेयर क्या है, ऊपर, तो इस लेयर में मैं विस्कस फोर्स इधर बना दूं और इस लेयर में विस्कस फोर्स
इस साइड में बना दो, क्या गलत है या सही है बताओ? सही है ना? विस्कस फोर्स किधर होगा डायरेक्शन? उधर, और इसमें किधर होगी? इस साइड में, ठीक है। चलो रिलेटिव वेलोसिटीज आया ये, नोट कर लेना, लिखो इन ऑल लेयर ऑफ लिक्विड, इन ऑल लेयर ऑफ लिक्विड an internal frictional force, an internal frictional in all layer of liquid, in all layer of liquid an internal frictional force act, an internal frictional force act, and this force is known as, this force is known as viscous force, this force is known as viscous force, या इसको टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स। टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स, टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है ना, मतलब ये फोर्स कैसा लग रहा है? टेंजेंट के लॉन्ग लग रहा है, तो इसको टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि इसको क्या बोलेंगे, विस्कस फोर्स बोलेंगे या टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि लेयर एक दूसरे के ऊपर है तो उसी की टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा, तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स। सिंपल सी बात हमको समझ में आती है कि सॉलिड की जब भी चर्चा होगी तो हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। और ये जो विस्कोसिटी है ये कोई बहुत अलग चीज नहीं है, ये कैसा है? फ्रिक्शनल फोर्स ही है। ये क्या है? फ्रिक्शन। भाई सॉलिड सॉलिड अगर स्लाइड करी तो उसके बीच में भी क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो वाटर की भी एक लेयर, मान लीजिए वाटर बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी है और एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है, तो उसमें भी क्या लगेगा? उसमें भी फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे? उसको बोल, उसके लिए एक नया शब्द इजाद कर दिया, क्या बोल दिया? विस्कोसिटी। क्या बोल दिया? विस्कोसिटी। और जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे विस्कस फोर्स। क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। बात समझ में आ गई? बहुत कोई अलग चीज नहीं है। चलो इतना हमको समझ में आया। तो इसको FV लिखा ना, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय FV, FV हो गया, ठीक है। एक लाइन और लिखो, when liquid layer slide over another liquid layer, when liquid layer slide over another liquid layer, when liquid layer slide over another liquid layer, then when liquid layer slide over another liquid layer, then internal frictional force act, then internal frictional force act, and it will oppose the, and it will oppose the relative motion between the layer, it will oppose the relative motion between the layer, and it will oppose the relative motion between the layer। बस फिर हेडिंग डालिए विस्कोसिटी, हेडिंग डालेंगे छोटी सी विस्कोसिटी, हेडिंग डालिए विस्कोसिटी, छोटी सी हेडिंग, इसमें लिखिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विस्कोसिटी के ब्रैकेट में गाढ़ापन, ठीक है। इसमें लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड by virtue of which, by virtue, virtue, by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layer, between its adjacent layer is known as viscosity, is known as
विस्कोसिटी, फिर लिखो, देखो अभी बताया था ना, एग्जांपल बताया था कि जिस लिक्विड में का गाढ़ापन जितना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा। तो ये भी लिख लो, जिस जिस जिसमें जितना गाढ़ापन उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा। हिंदी में लिख लो, जिस लिक्विड का गाढ़ापन जितना ही ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। जिस लिक्विड का गाढ़ापन जितना ही ज्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। ये तो चर्चा हो गई किसकी, हमारी विस्कोसिटी की, और एक हर लेयर के बीच में क्या होगा, एक विस्कस फोर्स लग रहा हो। चलो एक और बात सोचो, जैसे रिवर का फ्लो हो रहा है ना, रिवर का फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी रिवर का लिक्विड का फ्लो बिना एक्सटर्नल फोर्स के नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि पानी को मैंने ऐसे उड़ेल दिया, ठीक है, तो जो फोर्स लगा ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है ना भाई। एक्सटर्नल फोर्स लगा तो क्या हुआ, वो गिरा, और गिरने के बाद क्या पानी चलता चला जाएगा, कुछ दूर जाके वो रुक जाएगा। तो यही सारी चीजें, जैसे हमने उसको क्या किया, पहले उसको गिराया तो वो क्या हुआ, एक दूर तक वो तेजी से, पहले उसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ी तो वो क्या हुआ, तेजी से आगे मूव किया। धीरे धीरे क्या, धीरे धीरे पीछे क्या लग रहा है उसमें, विस्कस फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स लगा है। वो क्या करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, और धीरे धीरे वाटर जाके या कोई भी लिक्विड क्या होगा, रुक जाएगा। लेकिन जो वाटर का फ्लो मेंटेन है, वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ही है। ये विस्कस फोर्स आपको लेके आगे नहीं जा रहा है, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स है जो चीजों को आगे लेके जा रहे हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल, अच्छा एक्सटर्नल फोर्स होना कितना चाहिए। जैसे रिवर का एग्जांपल लेते हैं ना, हमारी रिवर कहाँ है, रिवर यहां से निकली है गंगा के प्लेन से और पहाड़ों तक गई है, ऐसा है, पहाड़ से निकली और यहां आई है। तो जब पहाड़ पे है तो उस पे क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, भाई एक हाइट पे है ना, और उसके बाद समुद्र तल, समुद्र तल क्या है, तो कंटिन्यूअस क्या है, वो नीचे जा रही है। क्या फ्लो उधर से इधर है कि यहां से वहां है, उधर से इधर है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है, मतलब वो नीचे आ रही तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम हो रही है। तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स में लग रहा है जिसकी वजह से वो क्या है, नीचे आता जा रहा है। तभी तो नीचे आ रही है रिवर, तभी तो फ्लो होते हुए नीचे आ रही है। तो कभी भी फ्लो होगा, कभी भी फ्लो होगा। और जैसे आपने वाटर लिया, वाटर ऐसे रखा हुआ, जब तक उसको आपने गिराया नहीं, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, मैंने ऐसे पानी बिखेर दिया, ठीक है, तो वो जो बिखेरा मैंने, तो क्या लगाया मैंने, एक्सटर्नल फोर्स लगा। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या हुआ, मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो क्या हर बार बिखेरने पे वो हो जाएगा, देखो डिपेंड करता है विस्कस फोर्स के ऊपर। मैंने सोचो, थोड़ा एग्जांपल हल्का सा फील करिए कि वो कोलतार रखा हुआ है या शहद रखा हुआ और वाटर रखा हुआ, ठीक है, और मैंने कोलतार को हल्का सा गिराया, मतलब हल्का सा फोर्स लगाया उसमें, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें मूवमेंट ना हो, ऐसा हो सकता है ना। बट वाटर में गिराएंगे तो हल्का सा भी लगाएंगे तो कर लेगा। तो क्या हुआ, उतना ही फोर्स में वाटर में लगा दूं तो उसमें मूवमेंट हो जाए, उतना ही फोर्स में शहद में लगा दूं तो मूवमेंट शायद हो जाए, लेकिन शायद कोलतार में फोर्स ना। अच्छा, विस्कस फोर्स तो डिपेंड करता है, अभी बताऊंगा, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड पे। किस पे, प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, जिस चीज का वो बना होगा उस पर तो डिपेंड करेगा ही। तो कभी भी वो फ्लो होगा ना, वो फ्लो तभी होगा जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो है वो विस्कस फोर्स से ज्यादा हो। क्या हो, ज्यादा। यानी कि मैं बोलूंगा अगर F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन FV तो हमारा क्या होगा, हाँ लेमिनार फ्लो है कि, रुको एक मिनट, हाँ फ्लो ऑफ लिक्विड होगा। यहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड, ये क्या होगा, फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर ऐसा होगा तो भाई, वरना तो विस्कस फोर्स उसको क्या करेगा, इसको जाने ही नहीं देगा।
अगर हम कह रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल इज लेस देन एफ बी, अगर ऐसा केस है तो क्या होगा, नो फ्लो ऑफ लिक्विड, नो फ्लो ऑफ लिक्विड। भाई तब तो इसमें क्या है, समझिए, इन लेयर के बीच में इतना ज्यादा विस्कस फोर्स है और हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया बहुत थोड़ा सा ही, तो विस्कस फोर्स उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, फ्लो हमारा लिक्विड का नहीं हो पाएगा। और अगर विस्कस फोर्स हमारा कम है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स विस्कस फोर्स से ज्यादा है, एक्सटर्नल फोर्स विस्कस फोर्स से ज्यादा है, तो हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड क्या है, हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई, ठीक है। इसको भी लिखिए कि अगर एफ एक्सटर्नल इज लेस देन, ये एफ वी क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स और ये क्या है, विस्कस फोर्स। समझ में आ रहा है, रट तो नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। रटिएगा नहीं बिल्कुल भी, ये सब रटने वाली चीजें नहीं है ना। एक्सटर्नल फोर्स हमारा विस्कस फोर्स से ज्यादा हो गया, वही चीज है बेटा, फ्रिक्शन वाली चीज है। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा था, होल्ड करके रख रहा था। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा था तभी तो मूवमेंट हो रहा था, अगर उससे कम रहता तो मूवमेंट होता था, नहीं होता था। सेम चीज एनालॉजी क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स ही तो है, अगर उससे कम फोर्स लगाया तो हमारा मूवमेंट होगा, नहीं होगा। उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मूवमेंट हमारा पॉसिबल है। रिलेट कर पाने आप लोग फ्रिक्शन से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका एफ एक्सटर्नल लेस देन एफ वी, एफ एक्सटर्नल ग्रेटर देन एफ वी। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट बना, और चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, थिकर लिक्विड लाइक हनी, कोलतार एंड ग्लिसरीन। थिकर लिक्विड, थिकर, थिक, थिकर लिक्विड, थिकर लिक्विड लाइक कोलतार, तारकोल भी कुछ लोग बोलते हैं, वैसे एग्जैक्ट नाम कोलतार होता है इसका। क्या होता है, कोलतार बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तारकोल। कुमार विश्वास का विश्वास कुमार बोलते हैं हम लोग ना। चल, तो थिकर लिक्विड लाइक हनी, कोलतार एंड ग्लिसरीन हैव अ लार्जर विस्कोसिटी एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर। Thicker layer like honey, coal tar and glycerine have a larger viscosity as compared to water. अच्छा देखो, विस्कोसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड है, बहुत ज्यादा चर्चा हम लोग गैस की मीडियम की नहीं करेंगे। फ्लूइड शब्द का मतलब क्या है, फ्लूइड में वाटर और गैस दोनों आ गया, मतलब लिक्विड और गैस दोनों। फ्लूइड शब्द का मतलब क्या है, लिक्विड एंड गैस दोनों। आप एज्यूम करिए, देखिए सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आप एयर में चल रहे हैं, मतलब ऐसे जैसे हम लोग वॉक कर रहे हैं, तो मीडियम है ना आसपास में, कैसा मीडियम है, एयर। क्या है, एयर। उसकी भी तो कुछ विस्कोसिटी होती होगी, कुछ ड्रैग लगता है ना हम पे, कुछ ना कुछ क्या लगता है, एयर का प्रेशर हम पे लगता है। और आप वाटर के अंदर चले आइए, स्विमिंग पूल वगैरह में, वहां पे मूव करिए, तो एयर में मूव करना आसान है कि वाटर में, एयर में। तो एयर की विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से कम होगी, एयर की विस्कोसिटी वाटर की विस्कोसिटी से कम होगी ना। तो इसीलिए कहते हैं कि स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि जब आप स्विम करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी में क्या लग रहा होता है, उसकी विस्कोसिटी के कारण। मतलब ऐसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप अब तो बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे जिम भी खुल गए हैं जहां पे मतलब ऐसे अंडर वाटर भी बहुत लोग जिम करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, ड्रैग लग रहा होता है, ड्रैग ज्यादा लग रहा होता है, तो उससे हमारा ज्यादा कैलोरी का लॉस होता है। तो हम लिख सकते हैं सेकंड एग्जांपल इसमें, वी कैन वॉक फास्ट इन एयर but slow in water. We can walk fast in air but slow in water because viscosity of air is very small as compared to water, because viscosity of air is very small as compared to water.
ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टीज हमको विस्कोसिटी का मतलब समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लिखिए। फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब, फ्लो ऑफ, हेडिंग है फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब, फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, critical velocity and critical velocity। बढ़ा रहे अभी, वो भी आ रहा है, वो वैसा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं नहीं, वो नहीं लगेगा, कुछ और चीजें हैं, बताते हैं अभी। देखो इसमें क्या है, बहुत डिटेलिंग इसमें नहीं आना है, डिटेलिंग इसकी बहुत ज्यादा है ना, उतना नहीं जाना है। एक ट्यूब है मान लीजिए, बनाते रहिए। ईटा है ईटा। देखो इसमें क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड, एक होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। और अगर जो हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड है, जो हमारा लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लिक्विड में क्या हुआ, फ्लो हमारा स्टार्ट हुआ, तो उसकी कुछ वेलोसिटी हमारी आई। और एक है आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, किसके किस पे, जैसे मान लीजिए कोई ट्यूब है, ट्यूब के अंदर क्या कर रहा है, वाटर का फ्लो हमारा हो रहा है, तो उसका जो ट्यूब है उसका रेनॉल्ड नंबर है के, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो लिक्विड है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा, और रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो इसका क्रिटिकल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, वीसी बराबर के ईटा अपॉन रो वी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना। अगर हमारा जो फ्लो ऑफ लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तो हम बोलेंगे इसको स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है, और ये अगर हमारा क्रिटिकल जो फ्लो ऑफ लिक्विड है, अगर हमारा इससे क्या कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। इसमें देखो लगभग स्ट्रेट लाइन मोशन होगा,
जो वाटर या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, और इसमें कैसा कर रहे होंगे, इसमें जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। जिगजैग मतलब जानते हैं आप लोग ना, ऐसे 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 जिगजैग मोशन करते होंगे, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। तो ये जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट। और अगर हमारा नॉर्मल मोशन हो रहा था, अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा तो क्या होगा, हमारा स्ट्रीम लाइन या स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, और इसमें क्या है, इसको स्टडी फ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो। ठीक है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, लिक्विड फ्लो, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो। ठीक है, v इज लेस देन vc, तो हमारा स्टडी होगा, और ऐसा होगा तो हमारा देखो बातों को समझो। और ये केवल ट्यूब के लिए नहीं है, ये सबके लिए ट्रू है। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते, बात समझिए। विस्कोसिटी है ना, जब किसी फ्लो, लिक्विड फ्लो कर रहा हो, आप लोग ने लावा का इरप्शन देखा नहीं होगा, सुना तो होगा। जैसे हमारा क्या होता है, जब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो लावा क्या होता है बेटा, लावा जान रहे सब लोग, लावा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा होता है। लावा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। क्या स्पीड उसकी कम होती है, ज्यादा होती है? स्पीड उसकी कम होती है कि बहुत ज्यादा होती है? कम होती है। जब वो इरप्शन होता है तो उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, धीरे 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 क्या होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन उसकी देखो, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, बहुत ही, लावा की विस्कोसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। बट फिर भी क्या होता है, वो जब वो इरप्ट हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स वगैरह लग रहा होता है, वो क्या होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। बहुत सारे गांव खाली करा लिए जाते हैं बेटा, जब इरप्शन अभी कहीं हुआ है कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले कहीं खाली हुआ है इरप्शन किसी जगह पे, वर्ल्ड में कहीं हुआ है, न्यूज में देखा था मैंने। तो अगर इरप्शन होता है तो आसपास के गांव खाली करा लिए जाते हैं ना। वो क्यों होता है, क्योंकि जब देखो बात समझो, उसका जब इरप्शन होता है वहां पे क्या होता है, सुनिए बात सुनिए, मजाक की बात नहीं है, बहुत बहुत सीरियस बात है, समझिए। उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। जब वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है, इसका मतलब वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो उसका जो फ्लो होगा, वो दैट फ्लो विल बी गवर्न बाय द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा, उस लावा की जो डेंसिटी होगी उस पे डिपेंड करेगा, विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझो, तभी वो फ्लो के क्या हुआ, बहुत ही नीचे आ गया, तभी क्या हुआ, फ्लो के नीचे आ गया। और अगर समझिए, जब क्या है कि क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी क्या है, कम है, तब तो केवल विस्कोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। भाई तब फोर्स कौन लगा रहा है, भाई वो आगे जाएगा, मैंने ऐसे लुढ़का दिया तो आगे गया, कुछ देर बाद रुक गया। क्यों रुक गया, उसकी डेंसिटी के कारण नहीं। तब कौन रिस्पॉन्सिबल है, तब हमारा विस्कोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये बोला जाता है कि अगर हमारी वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, देन फ्लो ऑफ लिक्विड इज गवर्न बाय द विस्कोसिटी, और जब हमारी जो फ्लो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो,
तब हमारी जो वेलोसिटी का फ्लो है विल बी गवर्न बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में आ रहा है, इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, रो आ रहा है ना, के ईटा अपॉन रो आर। रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। उसी की वजह से, उसी की, वरना उसकी विस्कोसिटी बहुत ही हाई है, उसको नीचे नहीं आना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगता है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है। जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है तो उसका फ्लो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए फ्लो हमारा क्या होता है, ज्यादा दूर तक हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? अगर सेम लावा को आप अपने घर पे ले आओ और उसको लुढ़का दो तो वो उतना नहीं जाएगा, क्योंकि तब आपने एक्सटर्नल फोर्स उस पर क्या दिया, बहुत ही कम। तो अब वेलोसिटी क्या है, बहुत ही कम। जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तब किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी पर। जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तब किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से समझ लेना, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर मैं नहीं जानता हूं। समझ में आ गया? अगर हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो डिपेंड करेगा किस पे, फ्लो ऑफ लिक्विड विल डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। अगर हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तब किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे। एग्जांपल आपको मैंने वोल्केनो इरप्शन से समझा दिया। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये सारी चीजें लिखिए। ये लिखा बच्चों, ये लिखा आपने। ये फ्लो दो तरह के होते हैं, एक होता है अगर वेलोसिटी कम है तो हो गया, हाँ, स्ट्रीम लाइन या स्ट्रेट लाइन, इसको स्टडी फ्लो भी बोलते हैं। और अगर ग्रेटर देन हो गया तो हो गया टर्बुलेंट फ्लो या जिगजैग फ्लो। ठीक है, और यहां पर क्या है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है विल डू द जिगजैग मोशन। यहां पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कैसा करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, और और एक बात और समझ लो, जैसे किसी भी फ्लो होने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, ये तो अभी समझा ही दिया। तो उनको रिवर जैसे ऊपर से आ रही है तो उसमें क्या लग रहा है, उसमें लग रहा है मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, तो वो एक तरीके का क्या है, प्रेशर डिफरेंस है। क्या है, प्रेशर डिफरेंस। तो फ्लो होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लो इस पाइप है बेटा, इसके अंदर मैंने पानी भर लिया तो क्या फ्लो होने लग जाएगा, फ्लो नहीं हो उस। अच्छा, इस पाइप को मैंने थोड़ा ऊपर उठा दिया एक सिरा ना, अब पानी इधर से गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा बेटा, ये एंड का प्रेशर कम और इस वाले का प्रेशर ज्यादा, तो हाई प्रेशर यहां पर लो प्रेशर, तो फ्लो यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बर्नौली थ्योरम वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है, बट प्रेशर डिफरेंस जब अगर बराबर पे रखे हुए हैं और इसमें मान लो दोनों एंड खुले हुए हैं, पाइप है डायरेक्ट, उसमें पूरा पानी भरा हुआ, दोनों पूरे में पानी भरा हुआ, तो क्या फ्लो होना स्टार्ट हो गया, फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ। जब एक एंड मैंने ऊपर कर दिया तो फ्लो ये क्या हो गया, गिरने लगा। क्यों गिरने लगा, क्योंकि इस एंड और इस एंड पे क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस हो गया। ये भाई रो जी एच ना, और इधर इसका क्या, इसका एच क्या है ज्यादा, इसका एच क्या है कम है, वो हम पढ़ाएंगे आगे। बस ये समझ में आओ कि जो अपर एंड है उसका क्या हो जाएगा, वो एमजीएस से ही रिलेट कर लो, मतलब जिसका हाइट ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, उसका प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो ऊपर एंड है उसका प्रेशर ज्यादा, लोअर एंड है उसका प्रेशर कम, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस डेवलप हुआ और हमारा क्या होगा, फ्लो हमारा स्टार्ट हो गया। तो कभी भी फ्लो होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, प्रेशर का डिफरेंस, तभी हमारा क्या होगा, लिक्विड का फ्लो स्टार्ट। और वो प्रेशर डिफरेंस क्या देगा, प्रेशर डिफरेंस विल गिव द एक्सटर्नल फोर्स, और जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा विस्कस फोर्स से ज्यादा होगा तब हमारा फ्लो हो जाएगा। अगर विस्कस फोर्स से कम होगा तो फ्लो नहीं होगा। उसके बाद हम कहां पहुंचे, उसके बाद हम पहुंचे, अच्छा फ्लो होगा, उस पर वेलोसिटी एक हो जाएगी। अगर वो वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी तो हम बोलेंगे कि स्टडी फ्लो है। क्या है, स्टडी फ्लो है या स्ट्रेट लाइन फ्लो है, मॉलिक्यूल्स वगैरह स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे होंगे। अगर वो फ्लो और इसे गवर्न किससे होगा भाई, तब उस पर क्या लग रहा होगा, विस्कोसिटी तो लग रही होगी। उस फ्लो को अपोज कौन कर रहा होगा, विस्कोसिटी उसको अपोज कर रही होगी, तो हम कह देंगे कि दिस फ्लो इज गवर्न बाय द विस्कोसिटी। और उसके बाद अगर वो जो फ्लो है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, उसकी वेलोसिटी बहुत ही आपने ज्यादा क्या कर दी, बढ़ा दी, बहुत ही बढ़ा दी, और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा कर दिया, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा कर दिया, तो उसको बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे,
टर्बुलेंट फ्लो। वहां पे जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसा कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। और वहां पर जो आपकी ये डिपेंड करेगा, जो फ्लो ऑफ लिक्विड है वो किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहां तक सब लोग पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं, चलो पहुंच गए तो अच्छी बात है। चलिए अब इसमें लिखिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वॉल्केनो एरप्शन लिख लो, एग्जांपल लिखिए। ये मिटा दूं मैं, हो गया। इन वॉल्केनो एरप्शन फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट। अच्छा देखो, VC बराबर के ईटा अपॉन देखो इंपॉर्टेंट सवाल, छोटे छोटे सवाल आते हैं इसमें। देखो बात समझो, के क्या है, कहीं पे आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बात एक ही है। के है आपका रेनॉल्ड्स नंबर, रेनॉल्ड्स वही जिसकी पेन आती है, अब तो नहीं आती ना, ज्यादा आती है, रेनॉल्ड की नहीं होगी, देख लेना चेंज हो गया शायद, आती है कहीं आती है। तो ये क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर। इसकी डायमेंशन और यूनिट निकालनी है हमको। क्या निकालना है, डायमेंशन है यूनिट। बहुत बेसिक सवाल आ सकता है, नीट में छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो उनको पूछनी है। इसका निकालो डायमेंशन। देखो इसका अगर हम यूनिट निकालें, के बराबर क्या हो जाएगा, VC रो V अपॉन ईटा। अच्छा बीटा का, अरे सॉरी क्या है, रो R है, तो पहले क्यों नहीं बताया। VC बराबर क्या है, के ईटा अपॉन रो R, के ईटा अपॉन रो R। तो यहां से हम क्या निकाल लें, के बराबर VC रो R अपॉन ईटा। अब ईटा का तो याद ही नहीं हमको, चलो अभी यूज कर लेते हैं, वैसे अभी पढ़ाएंगे फॉर्मूला। F बराबर क्या होता है, 6 पाई ईटा R। एक फॉर्मूला है, अभी हम लोग पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ईटा बराबर क्या, F अपॉन R V। ये क्या है, न्यूटन है या उसमें निकाल लें। F बराबर क्या हो जाएगा, MA यानी कि kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो यहां से सेकेंड से ये कटा, 1 मीटर से ये कटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, kg पर मीटर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो v क्या है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड इंटू के बराबर क्या है, VC रो R अपॉन ईटा, मीटर पर सेकेंड। और रो क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, मास का kg अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब इंटू मीटर अपॉन इसका क्या है, kg पर मीटर सेकेंड है। ये ऊपर देखो क्या आ गया, ये मीटर कटा तो ये कट गया, तो ऊपर क्या आ गया, kg पर मीटर सेकेंड, और नीचे क्या आ गया, kg पर मीटर सेकेंड। तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, डायमेंशन इसकी क्या हो गई, ये है डायमेंशन लेस, ये क्या है, यूनिट लेस, कट गया ना। तो दिस इज के इज यूनिटलेस, इसकी यूनिटलेस एंड डायमेंशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यही सब पॉइंट तो है इंपॉर्टेंट। ये कहानी सुन ली, वो सिर्फ कहानी थी समझने के लिए। अब आया क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन आएगा, के एक ऐसी क्वांटिटी है, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ के। क्या लिखोगे, डायमेंशन लेस कैसे लिखते हैं, M0 L0
T0 थीटा 0 जो भी है, ठीक है, सबकी क्वांटिटी क्या, 0। और क्या है ये, यूनिट लेस, क्या है, यूनिट लेस। अच्छा ईटा का भी निकाल सकते हो, ये तो देखो ईटा का भी निकाल दिया मैंने आपको। ये क्या है, ईटा, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पढ़ाया था, डायमेंशन याद करो, बहुत 10,000 साल पहले ना, अप्रैल में, बाद में रिवीजन में भी पढ़ाया है, जुलाई में पढ़ाया है ना। तो ये चीजें टिप पे होनी चाहिए एकदम। ईटा बताओ, यूनिट केजी मीटर सेकेंड, डायमेंशन बोलो, ml माइनस टी माइनस ml माइनस 1 टी माइनस 1, याद है ना, अरे भाई ml माइनस 1 टी माइनस 1। सवाल तो देखो कि कहां कहां से आएंगे सवाल। रेनॉल्ड्स नंबर का आया तो वो यूनिट रटना नहीं है, समझना है, ये करना आना चाहिए। वैसे ध्यान में होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। ईटा आएगा तो ईटा का निकाल लेना। चलिए अब एक चीज है, लिख लीजिए कि जो K है, K फॉर वाटर, K फॉर वाटर लगभग लगभग होता है 1000, क्या होता है 1000। ये वैसे और सबका दिया रहेगा, वाटर का केवल आप नोट कर लीजिए। जो K है, रेनॉल्ड नंबर फॉर द वाटर इज 1000। और K अगर आपका लेस देन इक्वल टू 1000 है तो आपका होगा लेमिनार। लेमिनार मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और अगर K आपका 1000 से और 2000 के बीच में है तो आपका ये हो सकता है लेमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर K ग्रेटर देन 2000 तो ये क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। बस डायरेक्ट हल्का सा याद रखने का है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा याद रख लीजिए। K वाटर क्या होता है, वाटर के लिए K कितना होता है 1000। अगर 1000 से या उससे कम होगा तो ये श्योर है कि आपका लेमिनार या स्टडी फ्लो होगा, स्ट्रेट लाइन फ्लो होगा, उसी को लेमिनार फ्लो बोल देते हैं, ठीक है। और अगर K 1000 से 2000 के बीच में है तो स्टडी भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। और अगर 2000 से ज्यादा होगा तो ये 100% श्योर है कि क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, अब आपको मैंने ये तो बताया, ठीक है, F बराबर 6, अब ये तो पढ़ाया नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला लेकिन आपको पता है। अब आपको ईटा निकालना आ गया, आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको मान लीजिए याद है, तो आप यहां से भी तो ईटा निकाल सकते हो। ईटा की यूनिट नहीं निकाल सकते यहां से, के क्या है आपकी डायमेंशनलेस, और क्या है यूनिटलेस, तो इसकी कोई यूनिट रखोगे, नहीं रखोगे। तो ईटा बराबर क्या है, वीसी रो वी, तो वीसी रो, वीसी मतलब वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड, रो मतलब क्या डेंसिटी है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, केजी अपॉन मीटर क्यूब, और रो क्या है मीटर, ठीक है, तो मीटर हो गया। और यहां से ये कटा तो क्या आ गया, केजी पर मीटर सेकंड, तो एम एल माइनस टी माइनस 1। और यहां से निकाला तो क्या आया था, यहां से निकाला था तो भी हमारा सेम आया था। भाई वैसे तो फॉर्मूला याद है, लेकिन मान लो नहीं याद आया तो दिमाग में एक बात क्लिक कर गई आपको कि जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है, और वो क्या है डायमेंशनलेस होता है, तो वहां से भी निकाल सकते हैं। हो गया,
आगे चले, चलिए। जल्दी करेंगे बच्चों, जल्दी करेंगे। मिटाल दूं? जो लिख रहे होते हैं वो नहीं बोलते हैं। और छोटी किताब ले आओ, तुम इतनी छोटी सी डायरी लाई हो। डायरी पे लिखने का बड़ा शौक है बच्चों। डायरी वायरी पे मत लिखो, उस पर ढंग से लिखा नहीं जा पाता है ना, मतलब थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। यार डायग्राम बनाऊंगा, डायरी पे छोटा छोटा सा बना लोगे, स्पेस बचाओगे। अरे जितना स्पेस खर्च करना है करो, आपके समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर टाइम। छोटी सी डायरी लाओगे। डायरी वायरी का यूज जानते हो कब किया जाता है? जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे होते हैं। एक डायरी लीजिए, जेब में रखिए, चले जाइए। प्रोफेसर भी कुछ नहीं पढ़ाते, आप भी कुछ नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं प्रोफेसर। प्रोफेसर का मतलब यूनिवर्सिटी, अच्छा उसके पीछे लॉजिक्स भी है, लॉजिक भी है। लॉजिक ये यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ाते नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाते कि तुमको शुरू से तो स्पून फीडिंग हुई, आप बचपन से क्या है पढ़ते हुए आए, और जब यूनिवर्सिटी में आ गए ना, तो यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए नहीं है कि आपकी स्पून फीडिंग की जाए। यूनिवर्सिटी इस चीज के लिए कि आप लर्न करना सीखिए। आपको आएगा प्रोफेसर बता देगा कि ये ऐसी चीजें हैं, ये बेटा इस किताब से पढ़ लेना, ये वो साइमन हॉकिंस की किताब आती है उससे पढ़ लेना बेटा, ये तो वो है कैनेडी, जॉन कैनेडी है, उनकी किताब से पढ़ लेना। अब आप जाके देखोगे तो एक किताब इतनी मोटी, एक किताब इतनी मोटी, और लाइब्रेरी से ला ही नहीं पाओगे इतनी मोटी मोटी किताबें, और ढूंढा गोता लगाते रहो उसमें। ठीक है, कुछ नहीं। आएंगे पढ़ाएंगे, दो चीज पढ़ा देंगे। एक हमारे एनएसआईटी के प्रोफेसर थे, मतलब वो डायरेक्टर रह चुके थे, एमरिटस डायरेक्टर। एमरिटस डायरेक्टर तो मतलब वो होता है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एमरिटस डायरेक्टर जानते हैं किसको बोलते हैं? एमरिटस प्रोफेसर, मतलब जो प्रोफेसर रिटायर हो जाते हैं उनको दोबारा नौकरी पे रख लिया जाता है। तो वो डायरेक्टर रह चुके थे एनएसआईटी के, और डायरेक्टर थे फिर रिटायर हो गए थे 60 साल पे, तो उनका मन तो माना नहीं, कहेंगे नहीं हम फिर करेंगे, तो उनको एमरिटस प्रोफेसर का दर्जा दिया जाता है। फिर और बहुत खतरनाक होते हैं, आएंगे दो चीज पढ़ाएंगे और तुमको 10 तो काम दे देंगे, कह देंगे जाओ ढूंढो, अब ढूंढते रहो। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ये होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करनी है, खुद ढूंढनी है, खुद उस पर रिसर्च कर, तब आपका ब्रेन डेवलप होता है, तब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। उस वक्त डायरी काम आती है। जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, आईआईटी में लड़के पढ़ रहे हैं, एनएसआईटी में पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, स्टैनफोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो एक तो डायरी लेके जाते हैं, टीचर ने बताया 4 चीजें बताई, नोट कर ली, उसके बाद आगे काम तो खुद ही करना है ना। अब कोचिंग के लिए डायरी नहीं है, कोचिंग में पूरी कहानी लिखवानी है मुझे, पूरा एक से स्टेप से लेके पूरी दूसरे स्टेप तक खींच के ले जाना है, तो उसके लिए पढ़ाई नहीं है। चलिए, कोचिंग में ये है, या जो स्कूली शिक्षा है उसमें है कि 70% लगभग 70-80% मेरा काम है, 20% आपका काम है। और वहां पे उल्टा होता है, 20% प्रोफेसर कराते हैं, 80% आप करते हैं, और आपके लिए करना भी है, पर्सनालिटी तभी डेवलप होती है। ठीक है, केवल गाइडेंस होती है। चलिए आगे चलते हैं। लिखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। और वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अरे लिख लो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए, मान लीजिए कि 2 लेयर हैं, थोड़ा लेयर का मैं 3D व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा। चलो जो भी है, ये लेयर क्या है, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, छोड़ो। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, सुन लीजिए मेरी बात। ये 2 लेयर हैं, ये दोनों क्या हैं, ऊपर नीचे हैं, एडजेसेंट लेयर हैं। और मान लीजिए इस लेयर की डिस्टेंस कितनी है, x है। अब ये लग बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन मान लो ये क्या है, ये dx है। अब कहेंगे सर x से बड़ा dx बना दिया आपने,
ये dx बहुत छोटा सा है, दिख रहा है क्या, बनाऊं, दिख रहा है। तो ये दोनों लेयर के बीच में दूरी है और इस लेयर की दूरी क्या है, इस लेयर की दूरी है x। अरे समझ पा रहे हो कि दोबारा बनाऊं, समझ गया ना। ये क्या है, ये बॉटम एंड से डिस्टेंस है और ये दोनों डिस्टेंस क्या है, ये इन दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस है। अगर मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी क्या है v, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी v प्लस डी वी। अच्छा, इस वाले लेयर में विस्कस फोर्स किधर लग रहा होगा, एफ वी, और इधर किधर लग रहा होगा, एफ वी। यहां तक बात समझ में आई। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम करके बॉटम से ऊपर जा रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारी क्या कर रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी कैसे कर रही है, इंक्रीज कर, कहां से इंक्रीज कर रही है, बॉटम एंड से हम जैसे ऊपर से ऊपर जा रहे हैं लेयर में, हमारी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसी को बोलते हैं डीवी। मतलब अब समझो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। किस कारण चेंज आ रहा है, डिस्टेंस में। आते नहीं बच्ची, क्या नाम है तुम्हारा बिटिया, तानिया, पीछे ही बैठ जाओ, पैर लगा रही है, तुम उठा के उसको कॉपी से मार दो। क्या तुम लोग बच्चों की तरह ये सब हरकतें करते हो। तुम क्यों मार रही हो इसको, नहीं मार रही हो, कौन मार रहा है फिर। मार पिटाई भी हल्के लेवल की मत करो, उठा के खोपड़ी उपड़ी फोड़ दो ना, कम से कम 1-2 दिन तसल्ली हो। ये क्या थोड़ा थोड़ा मार रहे हो, छोटा काम करना ही नहीं चाहिए जीवन में, करो तो बड़ा ही करो। हाँ, हल्का फुल्का लड़ाई करने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। ज्यादा नाराजगी है, बोतल वोतल फोड़ दो। अरे उसका पैर लग गया होगा बिटिया, उस लगा नहीं रही होगी। चलो, कहोगे सर लड़ाई चलना सिखा रहे हैं भी, इसका मतलब डिस्टेंस से क्या हो रहा है, डिस्टेंस से चीजें चेंज हो रही। क्या चीज चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो शाब्दिक अर्थ समझिए, ग्रेडियंट शब्द का यूज कहां पे आ रहा है, जहां पे कोई चीज चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। जैसे टेम्परेचर में चेंज आ रहा था तो हमने क्या बोल दिया था, उसको टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल रहा था। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा था तो उसको क्या बोल दूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल दूं। तो लिख लीजिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो कुछ आपको बताने की बात नहीं, आपको पता ही है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको लिखेंगे dv बाई dx। क्या लिखेंगे, dv बाई dx ना। चलो लिखो, अब बता रखा है मैंने सब कुछ, लिखिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to its length, with respect to its length, rate of change of velocity with respect to its length is velocity gradient, is velocity gradient, and this change can be, this change can be incremental in velocity, this change is can be incremental in velocity or decremental in velocity, and this change can be incremental in velocity and decremental in velocity। मतलब समझिए, हमने बोला ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीमेंट करो मतलब पॉजिटिव आएगा ना। और जब नीचे से ऊपर आ रहे होंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझो ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने पढ़ा, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और अगर ये नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो अपर लेयर पे सबसे ज्यादा होगी और बॉटम एंड पे एकदम जीरो होगी, धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। अगर लेयर का एरिया मैं मान लेता हूं A, तो जो विस्कस फोर्स है डिपेंड करता है एरिया पर, और Fv प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी dv बाई dx के। तो Fv बराबर लिखते हैं माइनस ईटा A
dv बाई dx, dv बाई dx लिख लो इसको। विस्कस फोर्स, जो विस्कस फोर्स है Fv प्रोपोर्शनल टू एरिया, and this proportional to velocity gradient। नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन आया ना, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स, इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स। एफ वी बराबर माइनस ईटा है डीवी बाई डी एक्स। चलिए हो गया बच्चों? ईटा है डीवी बाई डी एक्स माइनस ईटा है, ये फॉर्मूला है, याद रखना है बेटा ना, इसमें कुछ समझाने ऐसा कुछ नहीं है। एफ ई बराबर माइनस ईटा है डीवी बाई डी एक्स। किस पे डिपेंड कर रहा है? आप समझिए, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। देखो समझ लो, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो ए डीवी बाई डी एक्स और क्या है कोफिशिएंट, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ईटा आ जाएगा। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिख लो, ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिख लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलिए एक दो चीजें और देखते हैं ईटा के बारे में हम लोग। चले आगे चलें, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हमने देखा कि बचा है क्या, नोट करना है? हो गया? करो करो बच्चा, नोट करो। क्या हुआ आयुष्मान, कुछ नहीं समझ में आया बेटा? बताओ, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलें। ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, पढ़ो आराम से। टॉपिक ढूंढ ढूंढ के सवाल लगा लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है ना। हाँ, अब क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, मैंने अपने मार्केटिंग एजेंट को भेजा हुआ है, अभी भेजने वाला हूं मैं। कहाँ पे? कानपुर में और लखनऊ में। तो जितनी भी संस्थान चलते हैं उन सबकी टेस्ट सीरीज बटोर के ले आएंगे। मैंने भेजा है, अभी कल परसों जाएंगे वो, जो सोडी जी आते हैं ना, सरदार जी जो हैं। हाँ, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और अपर लेवल पे आप लोग को इनहेंस किया जाए, तो वहाँ से सारा टेस्ट सीरीज में अपना थोड़ा बैकअप बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास हैं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर मैं सोचा थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए ना, तो वहां से सारी टेस्ट सीरीज वगैरह में जितने भी अच्छे अच्छे संस्थान हैं सब जगह से टेस्ट सीरीज मंगा रहे हैं। उसके बाद उसको क्या करेंगे, क्लब करेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। कुछ 2-4-10 सवाल अपने भी इधर उधर के कहीं से डालेंगे, ठीक है। तो अब आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। टॉपिक पढ़िए, टॉपिक के ऊपर जितने अब जैसे विस्कोसिटी हम पढ़ रहे, सरफेस टेंशन का सवाल लगाया आप लोगों ने? अभी नहीं लगाए? लगाना शुरू तो करो। अच्छा, इसमें मैकेनिक्स जैसा नहीं कि बहुत सारे सवाल बनते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। मैकेनिक्स में मैं पढ़ा रहा था, देखिए थ्योरी के साथ बहुत सारे सवाल भी कराता चल रहा था। इसमें इतने सवाल नहीं, छोटे छोटे सवाल आएंगे, रेनॉल्ड नंबर पे आ जाएंगे। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो सवाल हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ टाइप का सवाल बनना। थ्योरी अगर अच्छे से आती है, एक बार लगाना जरूर पड़ेगा आपको। एक बार आपने लगाया ना तो सवाल हो जाएगा। और ये भी जानिए, जो बुक आपको बुक और मॉड्यूल मिले हैं ना, बहुत ही स्टैंडर्ड के हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड है, एकदम कम स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि मेरी अभी पब्लिशर से बात हो रही थी, तो पब्लिशर कह रहे थे कि अब इसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं वो लोग, इस लेवल को कम करना। लेकिन मुझे नहीं लगता इस लेवल से कम करने से कोई फायदा है। अब होगी, उनकी डिमांड होगी। मतलब जो मॉड्यूल आपको दिया है मैंने, तो उनकी एक कह रहे थे कि सर एक लो वर्जन भी हमने उतारा है, मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा है ना, तो इसका लो वर्जन वो लोग उतार रहे हैं नेक्स्ट ईयर के पब्लिशन के लिए। तो हमने कहा नहीं, लो वर्जन नहीं चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पे तैयार करो ताकि छोटी चीजें अपने आप हो जाएं, ठीक है। तो वो करके रखना है। सवाल लगाइए, सवाल लगा लेंगे तो सवाल हो जाएंगे। अगर आपने मॉड्यूल के सवाल लगा लिए, सोल्यूशन मैंने आपको भेज ही दिया है,
ठीक है, अगर उससे कंपेयर करके भी आप सवाल आएगा तो नेक्स्ट सवाल भी हो, कोई भी सवाल कहीं से भी आएगा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन एक स्टेप आगे ही रखिए, पीछे मत रखिए। चलिए आगे चलें। तो हमने देखा इसमें ये देखा कि इसका जरा मुझे यूनिट चाहिए, जरा यहां से निकालिए आप लोग, इस फॉर्मूले से निकालिए, एफ पी बराबर ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। चलिए आप लोग निकालिए, देखे निकाल पाएंगे कि नहीं, निकालो यूनिट निकालो इसकी। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, साथ में निकालते हैं, कुछ एक दो चीज बतानी है आपको। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ईटा बराबर क्या हो जाएगा, ईटा बराबर एफ वी और अपॉन एफ वी डी एक्स अपॉन ए डी वी। तो यहां से देखो, यहां से ईटा एफ का क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन ए क्या है, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, और डीवी क्या, मीटर पर सेकेंड। यही तो है, यही है। तो आपका आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड अपॉन मीटर क्यूब। तो यहां से मीटर स्क्वायर, यहां से ये कैंसिल हो, यहां से ये कैंसिल, तो क्या आ गया आपका केजी पर मीटर सेकेंड। ये क्या है, यूनिट ऑफ ईटा। ये क्या है, यूनिट ऑफ ईटा। ये कौन सी यूनिट है, ये आपकी एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, और देखिए थोड़ा हम दूर नहीं जाते हैं, इसको ये जो है ना, ये लिखा हुआ है, थोड़ा इसको और समझते हैं। जैसे ईटा बराबर क्या मैंने लिखा था, ईटा बराबर क्या था, एफ वी डी एक्स अपॉन ए डी वी। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और ये मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, इसका क्या, मीटर पर सेकेंड ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो गया सर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये भी यूनिट है ईटा की, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखो यूनिट कैसी भी आ सकती है, ये क्या है यूनिट, ये भी ईटा की यूनिट है और ये भी ईटा की यूनिट है। देखो दो यूनिट मिल गई आपको। अच्छा, ये यूनिट याद रखनी है क्या, बिल्कुल नहीं, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, बट एक बार जब तक निकाला नहीं होगा तब तक एग्जाम में नहीं लगेगा, अपने हाथ से निकालना है। ठीक है, अब देखिए जो ये यूनिट है, ये कौन सी यूनिट है बच्चों, ये है एसआई यूनिट। कौन सी है ये, एसआई यूनिट। अगर इसी को मैं सीजीएस यूनिट बोलूं, यस एसआई या एमकेएस यूनिट बोल सकते हैं ना, एसआई और एमकेएस। अगर मैं बोलूं कि सीजीएस में मुझे लिखना है तो क्या करिएगा आप, ये क्या होगा, न्यूटन का क्या होता है वहां पे, डाइन, और सेकंड का सेकंड, और मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो ये भी तो यूनिट है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट है, ये सीजीएस में है। इतना लिख लो तब आगे चलें। तो कुछ भी देखो यही सब में घुमाएगा, जो सिंपल सवाल आते हैं ना ऐसे, और ऐसे सवाल आते हैं नीट में, आप लोगों ने देखा होगा, रेनॉल्ड नंबर का यूनिट बता दो, डायमेंशन बता दो, रेंज बता दो, इसका यूनिट बता दो, वो यूनिट याद है तो ये बता दो, इसकी डायमेंशन बता दो, 4 डायमेंशन दे दो, मैच ऑफ द फॉलोइंग कर दो ना, सवाल आते हैं। तो जब आपने कर रखे होंगे तभी आपसे होंगे, नहीं किया होगा तो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सवाल। चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ में आया, यहां तक पहुंचे सब लोग, यहां तक पहुंचे बच्चों, तो देखो पहुंच गए, नोट हो गया। चलो
अब देखो हमने हमने यहाँ पे हम इसकी चर्चा करना चाहते हैं थोड़ी सी। देखो अगर मैं बोलूं कि 1 न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, इसको 1 न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन होती है, पता ही था, पढ़ाया था ना। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁵। ये सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, उसका स्क्वायर, यानी 10⁻² का स्क्वायर कितना, 10⁴। तो क्या हो जाएगा 10⁴ अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला आपको और पता चला कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बराबर 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक पहुंचे। और जो ये होता है, देखो ये जो होता है ना, जैसे 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं 1 पॉइस, POISE। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछ लिया जाता है कहीं कहीं, वैसे फालतू की चीज है। इसको बोलते हैं 1 पॉइस, एक यूनिट है। इसको क्या 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोल देते हैं, 1 पॉइस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, और ये क्या होगा, जैसे ये मैं बोलूं कि अगर मैं निकालूं, हाँ, तो जो ये होगा जैसे 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं डेका पॉइस। इसको क्या बोलेंगे, डेका पॉइस, डेका पॉइस। ठीक है, 1 न्यूटन, तो 1 डेका पॉइस बराबर 10 पॉइस। 1 डेका पॉइस बराबर, इसको क्या बोलेंगे, डेका पॉइस बराबर 10 पॉइस। ठीक है, तो क्या हो गया 10 पॉइस। अभी समझो थोड़ा सा, 1 डाइन पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, 1 पॉइस, 1 पॉइस। डेका शब्द का मतलब क्या होता है, 10 ही तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर पॉइस है तो 10 पॉइस क्या हो जाएगा, एक डेका हो जाएगा। अरे नंबर सिस्टम याद करो, बहुत बचपन की गणित। डेका मतलब क्या, 10, तो ये अगर पॉइस है तो ये क्या हो जाएगा, 10 लगा है तो ये क्या हो जाएगा, डेका पॉइस। तो ये टोटल को 10 पॉइस बराबर 1 डेका पॉइस। जैसे 1 मीटर में कितने, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 डेसीमीटर में कितना होता है, 1 डेसीमीटर में 10। अरे अब ये तो बेटा हमको भी नहीं पता क्या होता है बड़ा ये डेका वेका बहुत पुरानी वाली मैथमेटिक्स है। क्या होता है बेटा पता है आप लोग को, उसी से आया है ना, बाकी हम याद रखेंगे। डेका क्या होता है, 1 डेका मीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों, याद दिलाओ, तुम लोग याद ही नहीं दिलाओगे। डेका मीटर बराबर 10 मीटर, तो वही तो है, 1 डेका मीटर बराबर 10 मीटर, तो वही चीज तो है। ये डेका पॉइस हो गया, ये पॉइस हो गया, तो वही है। डेका मतलब 10 होता है, इतना तो मुझे पता है, उतना आपको पता हो जाए तो भी चल जाएगा। अरे हमको नहीं पता क्या होता है, मिटा दिया मैंने। ठीक है, वो हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कहीं कहीं आ जाता है। ठीक है, रिलेट कर लीजिए, 1 डेका पॉइस बराबर 10 पॉइस। और पॉइस किसको बोलते हैं, समझ लो, पॉइस किसको बोल रहे हैं, डाइन। हाँ, 1 डाइन वाली को क्या बोलेंगे, पॉइस बोलेंगे, डाइन। हाँ, अब थोड़ा सा रिलेट कर लो, जो डायन होती है पॉज कर करके चलती है, जो डायन होती है वो
पॉज, जैसे भूत भूत तुरंत आ जाता है क्या? क्या होता है? पॉज ले लेके धीरे 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 धीरे। समझ में आ गया? रिलेट कर पा रहे हैं? जो डायन होगी वो क्या करेगी? पॉज ले लेके चलेगी, तो 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होगा? पॉज के बराबर होगा। अरे कहीं से रिलेट करना है, चाहे जैसे रिलेट कर लो। समझ में आ गया ना? डायन से रिलेट कर दिया, एक डायन, और फिर ये कह रहा है न्यूटन कह रहा नहीं है, तुम्हारी मेरे एक उसमें डेका पॉइज में 10 पॉइज है। ठीक है, अब अपने आप रिलेट कर लेना बेटा। समझ में आ गया? चल कर लेना बच्चों। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिमाग में आया। नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। लिखिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। कुछ नहीं, फॉर लिक्विड eta proportional to 1/√T, for gas eta proportional to √T। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। तारकोल को जब गर्म करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? कम होती है विस्कोसिटी, जमा होता है ना तारकोल की जब जमा हुआ तो उसकी विस्कोसिटी क्या है? बहुत ही ज्यादा है। और जब वो ठंडा हो गया तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई? उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। तभी तो उसको गर्म करके हम वो करते हैं। नहीं समझ में आया बेटा? फॉर गैस याद कर लो, केवल इसको बस डायरेक्ट याद करना है। इसको ईटा क्या होगा गैस के लिए? प्रोपोर्शनल टू √T। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और ये वो दुनिया भर की कहानी हमको डिटेल नहीं जानना है। ईटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√T। ईटा इज प्रोपोर्शनल टू √T। गैस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी हमारी बढ़ेगी, और घटाएंगे तो विस्कोसिटी कम होगी। और अगर इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो विस्कोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। विस्कोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। जैसे तारकोल है, उसमें टेम्परेचर हमने बढ़ाया, पहले तारकोल किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में है। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हो गया? लिक्विड बन गया, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। और जैसे ही जैसे वो ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही कि घट रही है? बढ़ रही है। उसकी विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ रही है, तभी तो सॉलिड हो जाएगा धीरे धीरे करके। बस चलिए, एक दो फॉर्मूले और है, टर्मिनल वेलोसिटी का और स्टोक्स लॉ। ये दोनों हम लोग कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। कल कुछ सॉलिड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, अरे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।